हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम देखेंगे किंग जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड एंड आयरलैंड के बारे में। बेसिकली इनको किंग जेम्स फर्स्ट के रूप में जाना जाता है। इंग्लिश एक जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर आप देखते हैं तो इनका नंबर आता है एलिजाबेथ फर्स्ट के बाद। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड एंड आयरलैंड के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, इनके इनका लिटरेरी करियर क्या रहा है, इनका कंट्रीब्यूशन एज ए किंग और मोनार्क इंग्लैंड में इनका क्या इम्पैक्ट रहा है। तो शुरू करते हैं कुछ बुलेट पॉइंट्स के साथ। पहला बुलेट पॉइंट्स है किंग जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड एंड आयरलैंड। इनका जो मोनार्कियल एक लाइफ स्पैन रहा है, जो टाइम पीरियड रहा है, वो कौन सा है, कितना है, 1603 टू 1625। यानी कि इनका जो शासन रहा है इंग्लैंड के ऊपर वो 1603 से 1625 तक रहा है। आगे देखते हैं सन ऑफ मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट्स एंड हेनरी स्टुअर्ट लॉर्ड डॉनले। यानी कि इनके फादर जो हेनरी स्टुअर्ट थे एंड मदर जो मैरी यानी क्वीन ऑफ स्कॉट्स थी। ही वॉज द ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ हेनरी सेवेंथ। अब ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि एलिजिबल फॉर द इंग्लिश थ्रोन, यानी कि इनका कनेक्शन जो है, जेम्स फर्स्ट का कनेक्शन हेनरी सेवेंथ से था, जिसकी वजह से इनको एक एलिजिबिलिटी मिलती है इंग्लिश थ्रोन पर बैठने की। अब आगे देखते हैं फॉर फर्स्ट द फर्स्ट मोनार्क टू रूल बोथ इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। अब ये भी देखना है कि ये पहले ऐसे शासक थे या पहले ऐसे मोनार्क थे जो इंग्लैंड पे भी शासन किए और स्कॉटलैंड पे भी शासन किए, और कौन सी ऐसी संधि थी या जिसको कह सकते हैं जो रूल था या कह सकते हैं एक यूनियन था जिसकी वजह से, तो उसको जाना जाता है यूनियन ऑफ द क्राउन्स। अब ये यूनियन ऑफ द क्राउन्स क्या है, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको भी जान लेते हैं। यूनियन ऑफ क्राउन्स जो कि 1603 में आता है, यानी इसका टाइम कौन सा था, 1603 में। इन 1603 ऑन द डेथ ऑफ एलिजाबेथ फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड, यानी कि एलिजाबेथ फर्स्ट जिसका लाइफ स्पैन रहा है एज ए मोनार्क और एज ए क्वीन 1558 से 1603, यानी कि एलिजाबेथ फर्स्ट का जो मोनार्कियल टाइम स्पैन रहा है वो है 1558 से 1603। इसके बाद नंबर आता है जेम्स फर्स्ट का, जिसके बारे में हम इसमें चर्चा कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ क्वीन हैड डाइड अनमैरिड, यानी एलिजाबेथ फर्स्ट के वो उन्होंने शादी नहीं की थी, अनमैरिड थी और चाइल्डलेस थी। द इंग्लिश क्राउन पास टू द नेक्स्ट अवेलेबल हेयर। अब ये देखना है कि भाई अगर अनमैरिड हैं और चाइल्डलेस हैं तो अगला शासक कौन होगा, जिसको कहते हैं अगला वारिस कौन होगा। तो इसकी खोज में क्या होता है कि हर कजन, यानी कि एलिजाबेथ फर्स्ट का कजन कौन थे, जेम्स फर्स्ट हुए। तो हर कजन जेम्स सिक्स्थ ऑफ स्कॉटलैंड। अब ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है जिसको नोट डाउन करना है कि जेम्स फर्स्ट जिनको हम इंग्लैंड और आयरलैंड के रूलर के रूप में जानते हैं, वो एक्चुअल में जेम्स सिक्स्थ कहलाते थे, किंग ऑफ स्कॉटलैंड के। ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है जिसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि जेम्स का विश्वास यानी उनकी जो बिलीफ थी वो क्या था कि राजा के पास एक डिवाइन राइट्स है, यानी वो उसका इस्तेमाल कर सकता है, वो गॉड के टच में है, यानी कि कुछ ऐसे पावर है उसके पास जो कि गॉडली पावर है। अब ये बिलीफ क्या कहती है कि जिसमें राजा जो है, किंग्स वर अपॉइंटेड बाय गॉड। अब ये इंपॉर्टेंट है कि राजा का जो जो दायित्व मिला है उसे, वो उसका अपॉइंटमेंट जो हुआ है वो गॉड के थ्रू हुआ है, ना कि वर आंसरेबल टू नन बट गॉड। तो जब कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी मिस्टेक होगी राजा के द्वारा, तो वो सीधा दायित्व या उत्तरदायित्व उसका जो है वो राजा के गॉड के प्रति होगा, न कि आम जनता के प्रति होगा। जैसा डेमोक्रेसी में क्या होता है कि आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अगर आप कुछ काम नहीं करते हैं तो जनता आपको जो है क्वेश्चन कर सकती है, आपको आपके ऊपर जो है एलिगेशंस लगा सकती है। बट इस बिलीफ के थ्रू क्या होता है कि राजा को पूरा दायित्व है किसी भी काम को करने का, और वो किसी के प्रति उत्तरदायित्व तो नहीं होगा, सिर्फ एक, वो है गॉड। जेम्स फेस्ड कैथोलिक ऑपोजिशन। अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जेम्स को कैथोलिक के द्वारा कुछ प्रॉब्लम्स हुई, क्योंकि ही वॉज ए प्रोटेस्टेंट, यानी कि जेम्स फर्स्ट वॉज ए प्रोटेस्टेंट बाय रिलीजन। यानी उनकी जो मान्यता थी, जो बिलीफ था कि रिलीजन में, वो ये था कि वो प्रोटेस्टेंट थे, ना कि कैथोलिक थे। तो कैथोलिक्स के प्रति जो है उनका जो है क्या विचार था वो देख लेते हैं, या कैथोलिक्स इनके प्रति क्या सोचते थे। इंक्लूडिंग गन पाउडर प्लॉट, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट होती है जेम्स फर्स्ट के मोनार्कियल जो टाइम पीरियड के दौरान। और ये कब हुई, 1605 में। ये इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि गन पाउडर प्लॉट क्या है, या उससे रिलेटेड कौन सा मोनार्क था या किंग था। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि गन पाउडर प्लॉट जो कि 1605 ईस्वी में होता है, एक इंपॉर्टेंट है। ए फेल्ड अटेम्प्ट बाय गाय फॉक्स। अब ये इंपॉर्टेंट ये भी है कि इस पूरे अटेम्प्ट को, यानी इस पूरी साजिश को किसने किया था, तो उस व्यक्ति का नाम था गाय फॉक्स।
ए ग्रुप ऑफ इंग्लिश कैथोलिक्स, और ये कुछ इंग्लिश कैथोलिक्स के ग्रुप भी थे, टू असैसिनेट किंग जेम्स फर्स्ट ऑन 5 नवंबर 1605 बाय ब्लो ऑफ पार्लियामेंट। कितनी बड़ी साजिश रची गई थी जेम्स फर्स्ट को मारने की। क्यों मारने की? क्योंकि ही वाज ए प्रोटेस्टेंट। अब इसका आउटकम क्या हुआ, यानी ये जो गन पाउडर प्लॉट था, इसका आउटकम क्या हुआ कि दैट प्लॉट वाज डिस्कवर्ड। अब जाहिर सी बात है, राजा तो बच गए, क्योंकि प्लॉट को, यानी इसकी पूरी साजिश को क्या कर दिया, डिस्कवर कर दिया गया। एंड फॉइल्ड जस्ट आवर्स बिफोर द पार्लियामेंट वाज टू ओपन, यानी कि पार्लियामेंट खुलने के कुछ समय पहले ही इसके बारे में जानकारी हो गई कि एक प्लॉटिंग हुई है, एक साजिश हुई है। और फॉक्स जो था, जो गाय फॉक्स था, एंड अदर ऑफ कॉन्स्पिरेटर्स वर अरेस्टेड। अब जाहिर सी बात है, उसे पकड़ लिया गया, उनको टॉर्चर किया गया, एंड एग्जीक्यूटेड फॉर ट्रीजन, यानी कि देशद्रोह में एक तरह से उनको फांसी दे दी गई। दिस लेड टू हार्शर लॉज अगेंस्ट कैथोलिक्स इन इंग्लैंड। अब इसके बाद क्या हुआ, राजा ने कुछ बहुत ही कठिन नियम बनाए इंग्लैंड में कैथोलिक्स के प्रति। 5th नवंबर इज सेलिब्रेटेड इन यूके एज गाय फॉक्स नाइट और बॉनफायर नाइट। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि आज के समय में भी इसको लोग सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं कि 5 नवंबर जो है एक ऐसा दिन है जिसमें गाय फॉक्स नाइट मनाया जाता है, या फिर उसको बॉनफायर नाइट भी कहते हैं, जो लोग याद में मनाते हैं इसके गन पाउडर प्लॉट के। किंग जेम्स फर्स्ट वाज मोर देन अ रूलर, ही वाज अ स्कॉलर। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एज ए किंग और एज ए रूलर, केवल वो उतना ही उनका कंट्रीब्यूशन नहीं था, बल्कि ही वाज अ स्कॉलर, एक विद्वान भी थे, एक राइटर भी थे, एंड इंटेलेक्चुअल, एक बुद्धिजीवी भी थे। थ्रू हिज बुक्स एंड पैट्रोनेज, यानी अपनी किताबों के द्वारा ही शेप्ड द रिलीजन, यानी उन्होंने कहीं ना कहीं रिलीजन में काफी सुधार लाया, पॉलिटिक्स में सुधार लाया, एंड लिटरेरी लैंडस्केप ऑफ अर्ली 17th सेंचुरी इंग्लैंड। 17वीं शताब्दी में जो भी कुछ अच्छा हुआ लिटरेचर में, उसमें उनका भी कंट्रीब्यूशन रहा है। ही वॉज फ्लुएंट इन लैटिन, ग्रीक एंड फ्रेंच। अब 3 भाषाओं में बहुत ही फ्लुएंट थे, उसमें लैटिन, ग्रीक एंड फ्रेंच भाषा थी। एंड हिज फेमस बुक्स, और अब कौन कौन सी किताबें इनकी बहुत ही फेमस हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो पहली बुक है जिसको इन्होंने लिखा, बैसिल कॉन डोरॉन। ये 1599 में ये बुक इन्होंने लिखी, मीन्स रॉयल गिफ्ट। इस बुक का मतलब है रॉयल गिफ्ट, गिफ्ट इन ग्रीक, यानी ये भाषा ग्रीक भाषा में लिखी थी, बट इसका ट्रांसलेशन वगैरह किया गया। ए बुक ऑफ एडवाइस टू हिज सन, यानी ये बुक जो उन्होंने अपने लड़के को एडवाइस के तौर पे लिखी थी। दूसरी बुक का नाम है डेमोनोलॉजी। अब ये बुक जो है 1597 में पब्लिश होती है। और ट्रिटीज ऑन विचक्राफ्ट, यानी ये कुछ विचक्राफ्ट वगैरह के बारे में है। 1597 में जो बुक आती है जेम्स फर्स्ट के द्वारा, उसका शेक्सपियर की बुक यानी मैकबेथ को जब हम पढ़ते हैं, तो उनका इंट्रोडक्शन जो, यानी जो बिगिनिंग ऑफ द बुक है, उसमें हम देखते हैं कि कैसे विचेस का डिस्क्रिप्शन है, वो कैसे जो है मैकबेथ को इन्फ्लुएंस करती हैं, परस्यू करती हैं। तो कुछ शेक्सपियर जो है कुछ इस बुक से इंस्पायर्ड थे। द ट्रू लॉ ऑफ फ्री मोनार्कीज 1598, यानी इनकी अगली किताब जो है वो कौन सी है, द ट्रू लॉ ऑफ फ्री मोनार्की, जो कि 1598 में पब्लिश होती है। डिफेंड्स द डिवाइन राइट्स ऑफ किंग। इसमें इन्होंने अपने जो एक डिवाइन राइट ऑफ किंग्स है, जिसको जो इनके एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ था इनका, उसको इन्होंने डिफेंड किया है। आर्ग्यूज दैट किंग्स आर अपॉइंटेड बाय गॉड, जिसमें इन्होंने बताया है कि किंग का जो राजा जो है वो गॉड के द्वारा अपॉइंट होता है। पैट्रॉन्स ऑफ द किंग जेम्स बाइबल फर्स्ट, ये बहुत ही, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, इनका जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है वो किंग जेम्स बाइबल, जो कि पब्लिश होती है 1611 में। ये अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिलेटेड टू जेम्स बाइबल, जो कि 1611 में पब्लिश होती है। अब होता क्या है इसमें, ही ऑथोराइज द ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल इन इंग्लिश। अब उन्होंने एक अथॉरिटी, एक कमिटी बैठाई, पहले तो एक कमिटी बैठाई जिसमें बहुत बड़े स्कॉलर्स थे, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाइबल जो थे, जो उस समय के काफी प्रचलित बाइबल्स थे अलग अलग भाषाओं के, उसको इन्होंने एक एक जगह पे लाके रखा और ऑथोराइज किया ट्रांसलेशन के, बाइबल के ट्रांसलेशंस को इंग्लिश में। ये इंपॉर्टेंट है कि सारा कुछ जो है आप